जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग की क्लास को शुरुआत करेंगे। तो आज सबसे पहला दिन है, तो रीजनिंग का आज हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे। जो इसमें कौन कौन सी चैप्टर हमको पढ़नी है, रीजनिंग में कितने चैप्टर है, किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आज उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग को बड़े ही बेहतरीन तरीकों से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे और अंत होते होते रीजनिंग अब आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। ठीक है, बस आपका ये काम है कि आप सिर्फ मेरे साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, चलिए आइए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में समझेंगे। दोस्तों, आप जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो किस किस एग्जाम में आती है, जैसे कि सेंट्रल एसएससी हो गया या फिर कोई स्टेट एसएससी हो जाएगी। सेंट्रल एसएससी के बाद फिर एसएससी जीडी हो जाएगी या फिर रेलवे हो जाएगी। बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में ले लिया जाए तो बिहार एसएससी हो जाएगी, बीपीएससी हो जाएगी, बिहार दरोगा हो जाएगा। है ना, बिहार पुलिस हो जाएगी। यदि आप इसमें से किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको रीजनिंग पढ़ना तो अवश्य है। तो आइए आज से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल। रीजनिंग का सिलेबस पर आज वर्बल और नॉन वर्बल, इसमें एक और होता है लॉजिकल रीजनिंग। एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, तीसरा एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए वर्बल रीजनिंग किसको हम बोलेंगे, यदि शब्द के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है शब्द के आधार पर यदि प्रश्न पूछा गया है तो वो वर्बल रीजनिंग में होगी। ठीक है दोस्तों, वहीं पे यदि चित्र के आधार पर कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो नॉन वर्बल में होगी। जैसे कि आपको इसमें हो जाएगा मिरर इमेज, वाटर इमेज, वैन डायग्राम, फिर उसके बाद हो जाएगा पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। ये सब चित्र के आधार पर क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये नॉन वर्बल में आ जाएगी। वर्बल में आपके शब्द के आधार पर जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अल्फाबेट, आपको जैसे फिर ये सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब किस में आ जाएगी, वर्बल में आ जाएगी। जैसे कि दिशा, इससे आपको वर्बल में आ जाएगी। तो हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रीजनिंग कितनी आसान विषय है। रीजनिंग बहुत ही हल्का विषय है, बहुत हल्का विषय है। चलिए दोस्तों, सिलेबस, कुछ सिलेबस के चैप्टर लिखे हैं, फिर आगे कुछ और चैप्टर का नाम है। हम लोग धीरे धीरे एक एक चैप्टर को समझेंगे कि किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर है और ऐसा ऐसा चैप्टर है जो आप 1 से 2 दिन में समाप्त हो सकती है। 3, 4, 5 चैप्टर नहीं ऐसा है जिसे क्लास 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलेगी। नहीं तो ऐसा ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 1 से 2 दिन क्लास में समाप्त। बहुत ही हल्का हल्का चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो रीजनिंग का कोई एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटने वाली है। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला चैप्टर है ओड वन आउट और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ओड वन आउट, किसी एक विषम को चुने। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन दे देगा आपको जो विषम को चुने। विषम को चुने, पहला आपको ऑप्शन दे देगा 17, दूसरा ऑप्शन दे देगा 26, 50, चौथा ऑप्शन दे देगा आपको 63। कहेगा इसमें से कौन सा विषम है। यहाँ पे विषम में, विषम कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो। यहाँ पे विषम कहने का मतलब ये है कि कौन सी एक ऐसी संख्या है जो 3 से अलग होगी।
कोई एक ऐसा संख्या होगी जो इनमें 4 जो दिया है, कोई एक में से एक ऐसा संख्या होगी जो अदर 3 से अलग होगी, अर्थात वो विषम होगी, अलग होगी। अब आप लोग बताइए, तो जैसे कि देखिए 17, इसको हम लिख सकते हैं 17 को हम लिख सकते हैं 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 26 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं सर। 50 को भी हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस का 1। चौथा ऑप्शन जो है 63 को क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 64 माइनस का 1 63। अब दोस्तों अब आप लोग बताइए इनमें से कौन सा विषम हो गई? आपका आंसर होगा सर ये विषम हो गई। क्यों? क्योंकि हम तीनों में देख रहे हैं एक अंक है जिसका स्क्वायर हो रही है उसमें 1 जुड़ रही है, फिर कोई अंक है जिसका स्क्वायर हो रही है उसमें 1 जुड़ रही है, फिर कोई एक अंक है उसका स्क्वायर होके 1 जुड़ रही है। अर्थात ये तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो करती है, लेकिन ये जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये क्या हो गई? विषम हो गई। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। आइए जैसे दूसरा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो है आपको अल्फाबेट याद रहना चाहिए। जैसे ए पहला स्थान पे है, जेड 26वां स्थान पे है, ए टू जेड में 26 लेटर है, तो ए पहला स्थान पे, जेड 26वां स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे। ये हमको याद रखना चाहिए। जैसे कि इसमें पूछ देगा आपको एक क्वेश्चन, आपसे पूछ देगा कि आप बताइए अगर ए और टी, 8 को हम लिख रहे हैं 20, कैट को हम लिख रहे हैं 60, तो अब आप ये बताइए कि BAT बैट, बैट को हम क्या लिखेंगे? यदि 8 को हम 20 लिखते हैं, कैट को 60 लिखते हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे? ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्वेश्चन पूछ देगा। अब बताइए आप। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाएंगे? इसलिए हम बोले अल्फाबेट का नंबर याद रहना चाहिए, किस नंबर पे उसका पोजीशन है ये याद रहना चाहिए। जैसे ए का पहले नंबर पर पोजीशन है तो 1, टी का 20वां नंबर पे पोजीशन है इसका तो 20। हम देख रहे हैं 1 और 20 से 20 कैसे प्राप्त होगी? तो गुना कर दिए तो प्राप्त हो गई 20। सी, इस बार सी में देखते हैं तो सी का तीसरे नंबर पर स्थान है ABC। ए का देखते हैं पहला नंबर, टी का देखते हैं 20वां नंबर। 60 कैसे प्राप्त हो रही है? 3 एकान 3 गुने 20, गुना कर दिए तो 60। अर्थात हम क्या देख रहे हैं? एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें कि जो भी लेटर है उसका जो पोजीशन है उसको गुना कर दिए तो ये संख्या निकल रही है। इस पर इसमें क्या करेंगे हम? ए बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20, तीनों को गुना कर देंगे। 2 एकान 2 गुने 20 कितना हो जाएगा? 40। तो इसका कितना हो जाएगा? 40। अर्थात एट इजकल टू, अगर 20 लिखते हैं, कैट इजकल टू 60 लिखते हैं, तो बैट इजकल टू 40। ठीक है साथियों, कितना आसान था? बहुत ही आसान है, रीजनिंग बहुत ही आसान है, बस आपको घबराना नहीं है। चलिए इससे अगला क्या है? सीरीज अर्थात श्रृंखला। देखिए श्रृंखला बहुत ही आसान है। जैसे कि पूछ देगा ये 3 है, ये 5 है, 7 है, 9 है, तो बताइए यहां पे अब क्या होगी इससे आगे? ऐसे पूछ देगा श्रृंखला। शब्द में भी पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ देगा आपको। किसमें? श्रृंखला में। इस प्रकार से मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। लुप्त संख्या से किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है? आपको पूछ देगा कि बताइए ये है, यहां पे 9 है, यहां पे 7 है, यहां पे 6 है, यहां पे 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, तो बताइए बीच में यहां पे क्या होगी? लुप्त संख्या। यहां पे क्या होगी? लुप्त संख्या में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अब यहां पे क्या होगी? तो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, निकालने की तरीका है यहां पे क्या होगी उसका। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष।
दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें एक स्टेटमेंट दे देगी आपको, फिर उसका 2 निष्कर्ष दे देगी, और आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में 4 ऑप्शन पूछ देगी, जो बताइए कथन सही है तो क्या निष्कर्ष जो है उसके ये सही व्याख्या कर रही है। अगर निष्कर्ष सही व्याख्या कर रही है तो कथन क्या सही है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इसमें आ जाती है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यदि इसमें आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो इसका क्वेश्चन फिर बनाने में आपको बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए इससे आगे है ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा? ब्लड रिलेशन से पूछ देगा कि बताइए ए है, ए का नानी पी है, ए का नानी पी है, पी का लड़का क्यू है और क्यू का बहन सी है, तो बताइए ए और सी में क्या रिलेशन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में पूछ देगा, अर्थात रक्त संबंध। जैसे कि हम और आप हैं, जैसे आपका रिलेशन मम्मी पापा के साथ क्या है? माँ बेटी का, माँ बेटा का। आपके नानी के साथ क्या रिलेशन है? नात नतनी का। उस प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन पूछ देगा रक्त संबंध में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अब बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन यदि आपकी समझ इसमें नहीं बैठती है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही भारी साबित हो सकती है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और बहुत ही आसान बनाएंगे इसको। आइए आगे क्या है? वेन डायग्राम। दोस्तों वेन डायग्राम में क्वेश्चन भी बन जाता है बहुत अच्छा अच्छा। जैसे कि पूछ देगा पिता, बच्चा और पुरुष, है ना, ये क्वेश्चन है। पूछ देगा बताइए इनमें से कौन सा डायग्राम है जो इसको फॉलो कर रहा है। जैसे एक डायग्राम दे देगा, ये पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम दे देगा, ये तीसरा डायग्राम दे देगा, ये, और चौथा डायग्राम फिर दे देगा ये। पूछ देगा बताइए इनमें से कौन सा डायग्राम इसको फॉलो कर रहा है। किसमें? वेन डायग्राम में, वेन आरेख में। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाती है। इसमें भी अगर समझ में बैठता है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही आसान है, नहीं तो फिर ये भारी है। क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग है दोस्त, रीजनिंग, तर्क शक्ति। आप कितने जल्दी कितना अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए रीजनिंग है, कितना फास्ट आप सोच सकते हैं उसका ये एग्जाम लेती है, ठीक है। आगे देखते हैं डायस एंड क्यूब, पासा और घन। पासा और घन बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताइए ये एक पासा है, यदि इसके ऊपर में 4 अंक लिखा है तो बताइए इसके बायां साइड इसमें कौन सा अंक होगी। पूछ देगा यदि नीचे में 3 लिखा है तो बताइए इसके सबसे पीछे में यहां पे कौन से अंक होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको डैश एंड क्यूब, पासा और घन में बन जाएगी, ठीक है। तो हम देख लिए कुछ चैप्टर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो भी समझ गए। आगे चलते हैं और चैप्टर पे। देखिए आगे है सीटिंग अरेंजमेंट, अर्थात बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था इसके चैप्टर के नाम से ही पता चलता है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट अर्थात किस प्रकार से हम किसी को बैठा सकते हैं, बैठने की व्यवस्था। इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा बहुत अच्छा अच्छा, बहुत ही इजी, कि हमको बैठाना है। एक टेबल है, टेबल के चारों तरफ से कुछ बच्चे को बैठाना है। पूछ देगा उसमें क्वेश्चन, ये ठीक है, पिंकी जो है, पिंकी से शुरुआत होती है कोई पंक्ति। पिंकी के दाएं तरफ 5वें स्थान पे राजू को बैठाना है। राजू के चौथे बाएं तरफ, सॉरी तीसरे बाएं तरफ रिंकी को बैठाना है। रिंकी के 8वें बाएं तरफ सोनू को बैठाना है, और सोनू को तीसरे दाएं तरफ हमको रामू को बैठाना है। अब आप लोग हमको बैठा के दीजिए, ऐसे टेबल दे देगा, अब बैठा के दीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको इसमें आ जाएगा, किसमें? बैठने की व्यवस्था में।
बहुत ही आसान चैप्टर है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगी कि सही में सर रीजनिंग तो बहुत ही आसान विषय है। आइए आगे का चैप्टर है दिशा। दिशा दिशा भी बहुत ही इजी है। दिशा डायरेक्शन, इसमें क्वेश्चन बन जाती है कि एक आदमी है, वो अपने बाएं तरफ 4 मीटर चला, फिर वो अपने दाएं तरफ 3 मीटर चला, ठीक है, फिर वो अपने दाएं तरफ 2 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं तरफ 5 मीटर चला। तो अब बताइए वो जो आदमी जहां पे अभी पहुंच पाया है, अब किस दिशा में वो है? पूछ देगा या पूछ देगा बताइए जहां से वो निकला था वहां से जहां पे पहुंच गया वहां पे की दूरी बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। पूछ देगा जैसे श्याम निकला अपने घर से 4 किलोमीटर पहले अपने घर से बाएं की तरफ चला, फिर 2 किलोमीटर दाहिने चला, फिर 3 किलोमीटर वो अपने बाएं मुड़ के दाहिने तरफ चला। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ जाता है दिशा से। आगे है क्लॉक, घड़ी। घड़ी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। घड़ी नाम सुनने से आपको लगता होगा कि घड़ी से क्या टाइम पूछ सकता है, घड़ी से तो टाइम पूछ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जो कि पटना से खुली, उसको गया जाना है। पटना से वो खुल रही है सोमवार को 11 बजे दोपहर में, सॉरी 11 बजे दिन में। गया पहुंच रही वो, गया पहुंचने में उसको 3 दिन 11 घंटा 7 मिनट लगता है। तो फिर बताइए जिस दिन वो गया पहुंची होगी उस दिन कौन सा दिन होगा और समय क्या होता होगा उस समय जिस समय वो गया पहुंचा होगा ट्रेन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका घड़ी से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे का चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संचालन। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी कि मैथमेटिक्स लगेगा थोड़ा बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके बाद वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ देगा। अब वर्ड अरेंजमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद रखना चाहिए। जैसे कि ए है पहले नंबर पे हो गए, जेड 26वें स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, डी चौथे स्थान पे है, ई 5वें स्थान पे है। हमको ये याद रखना है। कैसे याद रखना है 2600 लेटर, वो हम सिखाएंगे आपको। जो जे का कौन सा पोजीशन है तुरंत आप बोल दीजिएगा, क्यू का कौन सा पोजीशन है तुरंत आप बोल दीजिएगा सर 17 होगी, आर का कौन सा पोजीशन है सर तुरंत बोल दीजिएगा अब 18 होगी। ठीक है, पी का कौन सा स्थान है तो 16 होगी, ये तुरंत बोल दीजिएगा। हम सिखाएंगे आपको कैसे याद रखना है। तो वर्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, आपको पूछ देगा जैसे कि बॉल है, फिर पूछ देगा बनाना है, पूछ देगा बॉम्बे है, ठीक है, और फिर पूछ देगा बिल है। इसको आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछ देगा। अल्फाबेटिकल क्रम में इसको सजाइए, अरेंजमेंट कीजिए, वर्ड को अरेंजमेंट कीजिए। दे देगा पहला ऑप्शन, पहले 3 होगा, तब 2 होगा, तब 1 होगा, तब 4 होगा। या दूसरा ऑप्शन पूछ देगा आपसे, पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। फिर इसी प्रकार से तीसरा को ऑप्शन पूछ देगा, नहीं पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन में टिक लगाइए, वर्ड को अरेंजमेंट करके। हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, जैसे बी है, बी है, बी है, बी है, ठीक है बी है, फिर इसमें देखिए ए है, सबसे पहले ए है, इसमें भी तो ओ है, ई तो कट गया, ऐसे ही सबसे पहले होगा या तो ये या तो ये होगा, ए है। इसके बाद एल है, इसमें देख रहे एन है, तो एल के बाद में एन आती है, इसका इससे भी पहले ये होगी, अर्थात पहला होगी। तो एक ऑप्शन होगा यहाँ पे चौथा, जिसमें कि पहला ऑप्शन होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद अदर होगा, फिर 2 होगा, तो इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सीखेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। फिर आगे है आयु अर्थात एज। एज से भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान है। आप लोग ये 7वां 8वां में भी गणित में पढ़े होंगे, नामा 8वां 7वां इसमें पढ़े होंगे आप एज का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक बच्चा है जो अपने पिताजी से 20 साल छोटे हैं। यदि उसके पिताजी का अभी का उम्र 42 साल हो रही है, तो उस बच्चा का
10 साल के बाद उम्र क्या होगी। इस प्रकार क्वेश्चन आपका एज से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान भी सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, हम बताएंगे आपको। अगला है कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको हमको बहुत ही आराम से पढ़ना है और बेहतरीन तरीकों के साथ पढ़ना है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। इसमें 3, 4, 5, 6, 7 क्लास भी लग सकती है, क्योंकि यहां से अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि बताइए यदि 23 तारीख 5वां महीना 2047 को सोमवार है, कौन दिन है, सोमवार है मित्रों। यदि 23/5/2047 को सोमवार है तो फिर 18 तारीख 9वां महीना 2013 को कौन सा दिन था, ये बताइए। या पूछ देगा इस दिन सोमवार है तो फिर 17/09/2057 को कौन सा दिन होगा, ये बताइए, है ना। कहीं से पूछ सकता है। पूछे यदि जिस दिन आपकी जन्म हुई थी उस दिन यदि सोमवार थी तो फिर 11 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा, ये बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कैलेंडर से देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। घड़ी में आपको वाटर इमेज भी पढ़ना है, सॉरी, उसके बाद फिर जैसे आपको मिरर इमेज भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रैंकिंग। दोस्तों रैंकिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक पंक्ति देगा आपको, क्या देगा, पंक्ति। देखिए रैंकिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा आपसे कि राम श्याम के दाएं चौथे स्थान पे है और श्याम पिंकी के बाएं 8वें स्थान पे है। यदि पंक्ति श्याम से शुरू होती है तो फिर बताइए दाहिने तरफ से रिंकी का पोजीशन क्या है या पिंकी का पोजीशन क्या है। ठीक है, कितने नंबर स्थान पे है, इस प्रकार से रैंकिंग से क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे कि ये राम है, पूछ देगा राम से बाएं तरफ, बाएं इधर ले लीजिए, तो बाएं तरफ चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पे श्याम है। फिर पूछ देगा श्याम से 8वें दाहिने तरफ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे होगा। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, दे देगा सोनू है 8वें स्थान पे। तो फिर बताइए आपको राम से दाहिने तरफ सोनू कैमें स्थान पे है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कहां से, रैंकिंग से देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर आगे है दोस्तों श्रृंखला, सीरीज से क्वेश्चन आता है। जैसे कि पूछ देगा बताइए राम सीता है, तो फिर बताइए यहाँ पे दे देगा आपको, जैसे ये इसका नाम, यहाँ पे क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। पूछ देगा कि 9, 7 है, तो फिर बताइए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। पूछ देगा मान लीजिए सॉरी सीरीज में, श्रृंखला में 17, 23, 28, 24, इस प्रकार से क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको श्रृंखला से मिल जाएगा देखने को। फिर वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज पूछता है पानी में, जब कभी हम पोखर के नजदीक जाते हैं या किसी भी बर्तन में पानी रहता है, उसमें अगर हम देखते हैं तो मेरा इमेज उसमें बनता है, मेरा ही चित्र उसमें देखने को मिलता है। वो फिगर किस टाइप का रहता है, मेरा नाक अगर सीधा है तो क्या उसमें वाटर इमेज में भी मेरा नाक सीधा रहता है। मेरा कान अगर ऐसे है तो क्या ये कान भी उसमें इसी साइड रहता है वाटर इमेज में। क्या यदि मैं अपना हाथ ऐसे खड़ा करता हूं, क्या वाटर इमेज में ऐसे ही देखने को मिलता है या कि ये हाथ देखने को मिलता है।
इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ जाता है वाटर इमेज में, कि वाटर इमेज में यदि मान लीजिए PAT पैट का अगर हम वाटर इमेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए? क्या कहीं ऐसे तो निकलेगा? क्या कहीं ऐसे निकल जाएगा कि पहले T आएगा फिर A आएगा फिर P ऐसे आ जाएगा? क्या होगा इसका? 4 को ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ देगा इसका वाटर इमेज निकालिए। इस प्रकार से आपको काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गिनती। दोस्तों आकृति की गिनती करना है इसमें, जैसे कि आपसे पूछ देगा अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज है? आपसे पूछ देगा कि त्रिभुज की संख्या निकालिए इसमें। यही है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति की गिनती। इसमें कितने त्रिभुज है उसे गिनती करके आप निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान भी है। जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। रीजनिंग तो सही में बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे है मिरर इमेज। तो जिस तरह से हम लोग वाटर इमेज देखें उसी प्रकार से मिरर इमेज पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जब कभी भी हम अपना चेहरा अगर मिरर में देखते हैं तो चित्र बनता है ना, वहाँ पे मेरा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो सेम इसी प्रकार से क्या उसमें भी हम अगर ये हाथ खड़ा करते हैं तो क्या ये हाथ खड़ी देखने को मिलता है उसमें चित्र में? क्या यदि हम नाक पे इस साइड से उंगली लेते हैं तो क्या आईना में जो हम चित्र देखते हैं अपना, उसमें ऐसा ना तो महसूस होता है कि हम ये इस नाक पे उंगली ले रहे हैं? इस प्रकार से आपका मिरर इमेज में क्वेश्चन आ जाएगा जो बताइए ATO। अब इसका पूछ देगा मिरर इमेज निकालिए। इसका मिरर इमेज क्या होगा? 4 को ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ देगा। इस प्रकार से आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन बनता है। आगे है पेपर कट। देखिए पेपर कट नाम से ही पता चलता है कि कोई पेपर होगा उसको हम लोग कटिंग करना है हमको, है ना। जैसे कि देखिए इसमें एक पेपर दे देगा, पेपर को कहेगा कि बीच से फोल्ड कीजिए। क्या कीजिए? बीच से इसको फोल्ड कीजिए। तो ये पेपर कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। फिर कहेगा इसको इस तरफ से एक बार फिर से फोल्ड कीजिए, तो अब कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। आप कहेगा ठीक है, यहां पे मान लीजिए बीच में एक छेदा कीजिए और फिर से इसको ऐसे ही बनाइए। अब बताइए 4 को ऑप्शन दे देगा कि ये जो छेदा यहाँ पे किए थे, तो जब इसको फिर से हम पूरा खोलते हैं तो ये छेदा कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा हमको? इस प्रकार से 4 फिगर दे देगा, आपसे पूछ देगा जब बताइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पे? पेपर कट से। या इसको मोड़ करके कहीं से एक बार कट कर देगा, यहाँ से काट दीजिए ऐसे। अब इसको जब हम खोलते हैं तो क्या कैसे कट महसूस होता है? ऐसे महसूस होता है या बीच से फटा हुआ देखने को मिलता है? तो 4 को ऑप्शन देगा, आपसे पूछ दे देगा। पेपर फोल्ड, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। पेपर फोल्ड में भी पेपर को मोड़ना, इसी पे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है छिपी हुई आकृति। देखिए छिपी हुई आकृति से भी क्वेश्चन बनता है। छिपी हुई आकृति से कैसे क्वेश्चन बनेगा? जैसे कि आपको एक चित्र दे देगा, एक चित्र दे देगा, इस प्रकार से 4 चित्र दे देगा सेम ऐसे ही। इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए ये जो फिगर है ये किस चित्र में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा इसी प्रकार से और एक चित्र होगा, चौथा भी इसी प्रकार से एक और चित्र होगा। और पूछ देगा ये जो आकृति है ये किस चित्र में छिपी हुई देखने को मिलेगा बताइए। आपको ढूंढना पड़ेगा चारों फिगर में से कौन से फिगर में है वो छिपा हुआ, है ना। तो बहुत ही आसान है। अभी तो लग रहा होगा कि सर इसमें कैसे हम ढूंढेंगे, सब में लग रहा है इसमें भी होगा इसमें भी होगा, या इतना ही गजर पटर हो गया है, कैसे सर हम खोजेंगे? हम सिखाएंगे आपको कैसे खोजा जाता है। ठीक है, ठीक है। आगे है सेलोलिज्म। देखिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें 2, 3, 4, 5 क्लास हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही कठिन भी है बच्चों के लिए। सेलोलिज्म, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन।
शायद ये हम आगे बताए थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। हम बताए थे ना कि एक कथन दे देगा, उसका 2-3 ठो निष्कर्ष दे देगा ABC करके। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक आपको स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, इसका 2-3 ठो कंक्लूजन दे देगा R नाम से, R1 R2, फिर आपसे 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। पूछ देगा कि पहला ऑप्शन पूछ देगा कि स्टेटमेंट सही है और प्रत्येक जो कंक्लूजन है वो इसका सही व्याख्या कर रही है। फिर दूसरा ऑप्शन में पूछ देगा कि स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इनमें से दूसरा यानी कि R1 जो है इसका सही व्याख्या नहीं कर रही है। तीसरा में इस प्रकार से आपको और 2 ऑप्शन दे देगी। अब आपको टिक लगाना है कि सही में स्टेटमेंट सही है कि नहीं, चेक करना है सही में इसका ये सही व्याख्या कर रही है कि नहीं, ये सही व्याख्या कर रही है कि नहीं, ये किस टाइप का व्याख्या कर रही है, इस प्रकार से आपको चेक करना है और उस तरह से आपको ऑप्शन में टिक लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे टॉपिक देख लिए। देखिए रीजनिंग में हम कुछ कुछ टॉपिक देखे हैं अभी तक, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक था, ठीक है। इससे आगे और जो 2-3-4 टॉपिक रह गया है वो हम क्लास में जब आपको पढ़ाने लगेंगे उसमें हम वो उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग रीजनिंग की क्लास आगे मिलेंगे, रीजनिंग की क्लास के साथ, ठीक है दोस्तों। आप लोग तैयार रहिए। देखिए हम जो जो पढ़ाएंगे बस आपको उतना ही करना है, और एक बुक ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर का या कोई रीजनिंग का एक बुक ले लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन हो, या सेट ले लीजिएगा और उसको आप लोग लगाइएगा। जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको हल करते रहिएगा। यहाँ पे हम भी हल करके दिखाएंगे प्रत्येक दिन कुछ क्वेश्चन, और आप अपने घर पे भी हल कीजिएगा। देखिएगा रीजनिंग कितना आसान है, ठीक है दोस्तों। तो हम अब मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद।